मीन प्रॉफिट का आवश्यक तत्व लिखवाया जा रहा था और पहला लिखवा गया था ना यह सदैव अचल संपत्ति के संदर्भ में होता है। सेकंड लिखिए, यह सदैव, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, यह सदैव अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध होता है। यह सदैव अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा लिखिए, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत अवैध कब्जाधारी द्वारा, इसके अंतर्गत अवैध कब्जाधारी द्वारा प्राप्त वास्तविक लाभ आता है। प्राप्त वास्तविक लाभ आता है, या इसी में लिखना या। फिर अगला पॉइंट लिखे चौथा, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सदोष कब्जेधारी द्वारा, इसके अंतर्गत सदोष कब्जेधारी द्वारा मामूली तत्परता से, मामूली तत्परता से जो लाभ प्राप्त किया जा सकता था, मामूली तत्परता से जो लाभ प्राप्त किया जा सकता था वह आता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति से उत्पन्न ब्याज आता है। इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति से उत्पन्न ब्याज आता है। अंतिम पॉइंट लिखिए छठवां, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति में की, इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति में की गई अभिवृद्धियां नहीं आती। इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति में की गई अभिवृद्धियां नहीं आती। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह आवश्यक तत्व था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, मध्यकालीन लाभ इस विधि शास्त्रीय आधार पर आधारित है। मध्यकालीन लाभ इस विधि शास्त्रीय आधार पर आधारित हैं, मतलब जूरिस्प्रूडेंशियल बेस। मध्यकालीन लाभ इस विधि शास्त्रीय आधार पर आधारित हैं कि
अवैध कब्जाधारी अपनी गलत कार्य से अवैध कब्जाधारी अपनी गलत कार्य से माने दोषपूर्ण कार्य से अपनी गलत कार्य से लाभान्वित न हो। लाभान्वित न हो इसी लाइन में लिखे खड़ा खड़ी पैर देकर वास्तविक स्वामी को वास्तविक स्वामी को पूर्व की स्थिति में रखा जाए। वास्तविक स्वामी को पूर्व की स्थिति में रखा जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखे फिर लिखे मध्यवर्ती लाभ। मध्यवर्ती लाभ सदैव अचल संपत्ति से संबंधित होता है। मध्यवर्ती लाभ सदैव अचल संपत्ति से संबंधित होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अचल संपत्ति पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अचल संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया हो। अवैध रूप से कब्जा कर लिया हो तब उस कब्जे के दौरान उस संपत्ति से जो लाभ वह पाया है उस कब्जे के दौरान उस संपत्ति से जो लाभ वह पाया है वह इसके अंतर्गत आता है। वह इसके अंतर्गत आता है। या करके लिखिएगा अवैध कब्जाधारी या अवैध कब्जाधारी मामूली तत्परता बरतने पर जो लाभ प्राप्त कर सकता था जो लाभ प्राप्त कर सकता था वह भी इसके अंतर्गत आता है। वह भी इसके अंतर्गत आता है। पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए हरि कुप्सन ग्रे
हरी हरी कुप्सन, एक ही लाइन में लिखिएगा। हरी कुप्सन ग्रे, ये तीनों एक ही लाइन में आप लिखिएगा। हरी कुप्सन ग्रे बनाम भागू मिया। भागू मिया। हरी कुप्सन ग्रे वर्सेज भागू मिया। 1930 का केस है, प्रीवी काउंसिल का 1930। और आगे लिखे पीसी शॉर्टकट में, या पूरा नाम लिखना चाहे तो प्रीवी काउंसिल लिखिए। प्रस्तुत मामले में, प्रस्तुत मामले में अवैध कब्जेधारी ने, प्रस्तुत मामले में अवैध कब्जेधारी ने खेत में नील बोया था। खेत में नील बोया था, लेकिन यह साबित किया गया कि, लेकिन यह साबित किया गया कि यदि वह मामूली तत्परता बरतता, यदि वह मामूली तत्परता बरतता तो उस खेत में गेहूं बो सकता था। यदि वह मामूली तत्परता बरतता तो उस खेत में गेहूं बो सकता था। भाई अब गेहूं का जो लाभ होगा वो मीन प्रॉफिट माना जाएगा। माने आप क्या कर सकते थे, उदाहरण भी बताए गए थे कई, जैसे मकान का। किसी मकान पर ए ने कब्जा कर लिया है। अब ए भले खाली रखे, लेकिन अगर वह किराया पर उठाता तो कितना कितना किराया उसे मिल सकता था, जो संभावना थी वो भी मीन प्रॉफिट मानी जाएगी। अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके। इसके अंतर्गत, वह, हाँ, इसके अंतर्गत ब्याज भी शामिल हैं। इसके अंतर्गत ब्याज भी शामिल हैं, लेकिन लेकिन इसके अंतर्गत
लेकिन इसके अंतर्गत सदोष कब्जेधारी द्वारा लेकिन इसके अंतर्गत सदोष कब्जेदारी द्वारा ऐसी संपत्ति में की गई अभिवृद्धि ऐसी संपत्ति में की गई अभिवृद्धि शामिल नहीं है की गई अभिवृद्धि शामिल नहीं है। अगली परिभाषा लिखिए भाई, आपका प्रश्न बना लीजिए, टिप्पणी में ही आता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विधिक प्रतिनिधि, टिप्पणी में ही आएगा, 1 से 1.5 पेज में निपटा देना है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विधिक प्रतिनिधि, लिखिए उत्तर इसका। सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 211 में की धारा 211 में विधिक प्रतिनिधि को विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि विधिक प्रतिनिधि से की के बाद कामा दे दीजिएगा, तब लिखिएगा। विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी माने हस्तक्षेप करता है, दखलंदाजी करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में
वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है। वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होगी, मने मिलेगी, न्यागत होगी यानी कि मिलेगी, आसान भाषा में न्यागत होगी, जो इस प्रकार वाद लाया है। इसी लाइन में लिखना है, जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है। पैराग्राफ चेंज खड़े पर देखकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण करने पर उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण करने पर विधिक प्रतिनिधि के निम्नलिखित आवश्यक तत्व विधिक प्रतिनिधि के निम्नलिखित आवश्यक तत्व दर्शित होते हैं। निम्नलिखित आवश्यक तत्व दर्शित होते हैं। फर्स्ट में लिखिए, ऐसा व्यक्ति जो, फर्स्ट में लिखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा का ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि में यानी कानूनी रूप से विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता हो, विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता हो। सेकंड लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके सेकंड, ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता हो, हस्तक्षेप करता हो। थर्ड में लिखिए, विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि
विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि, माने ये तीनों लोग इसमें आएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मरने वाले के विधिक प्रतिनिधि माने जाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई आपका विधिक प्रतिनिधि, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए विधिक प्रतिनिधि मृतक के शरीर से जुड़ा नहीं होता। विधिक प्रतिनिधि मृतक के शरीर से जुड़ा नहीं होता, बल्कि वह उसकी संपत्ति से जुड़ा होता है। बल्कि वह उसकी संपत्ति से जुड़ा होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मृतक की संपत्ति जिस व्यक्ति को मिलती है, मृतक की संपत्ति जिस व्यक्ति को मिलती है, वह विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। वह विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। प्री में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि विधिक प्रतिनिधि का किससे रिलेटेड होता है। विधिक प्रतिनिधि तो मृतक के शरीर से, संपत्ति से, दोनों से। तो दोनों ना मारकर क्या मारना है, प्रॉपर्टी। माने मरने वाले की प्रॉपर्टी जिसको मिलेगी या मिलने की संभावना है कि इनको मिलेगी, वही क्या कहलाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये नहीं कि पुत्र पुत्र है तो मान लीजिए, हमेशा नहीं, संपत्ति पर आधारित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, केस लिखिए। आंध्र बैंक बनाम श्रीनिवासन। आंध्र बैंक बनाम श्रीनिवासन केस है ये। आंध्र बैंक वर्सेज श्रीनिवासन, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट। AIR 1962, उच्चतम न्यायालय। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। प्रस्तुतवाद में प्रस्तुतवाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तुतवाद में यह निर्णय दिया गया कि वसीयतदार मृतक का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। वसीयतदार मृतक का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। माने जिसके पक्ष में क्या लिखी गई है, वसीयत। क्योंकि मरने के बाद वह क्या पाएगा, वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, हेडिंग बना लीजिए, विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व। हेडिंग बनाइए, विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व। दूसरी भाषा में इसे पुछल्ला इसी में जोड़ देता है कभी कल, वो भाषा लिखिए। विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए, इसी को आप लिख करके लिखना है इसी में।
मैंने इसी को दूसरी भाषा में हम लिखवा रहे हैं, जो पूछा जाता है। विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी होता है? किस सीमा तक उत्तरदायी होता है? इसी लाइन में आपका मैंने इसी जो ऊपर का क्वेश्चन लिखवाया गया, या तो ये अलग पूछ सकता है टिप्पणी में, या ऊपर वाले क्वेश्चन में ही जोड़ सकता है। जैसे विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित करिए, मृतक के ऋणों के लिए ये कहाँ तक लायबिल होगा, तो विधिक प्रतिनिधि लिखिएगा, और फिर जो अब लिखवाया जा रहा है वो भी लिखना पड़ेगा। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी होता होगा? किस सीमा तक उत्तरदायी होगा, इस बारे में प्रावधान इस बारे में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं 50 यानी कि 50 तथा 52 में दिया गया है। यानी कि धारा 50 तथा 52 में दिया गया है, जो निम्नलिखित है। तो दो धाराएं लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन? एक आपका 50 और दूसरी कौन सी धारा? 52। लिखिए इसको, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। धारा 50 सेक्शन 50, हेडिंग डालिए विधिक प्रतिनिधि। हेडिंग डाल लीजिए विधिक प्रतिनिधि। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। जहां डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने के पूर्व जहां डिक्री के पूर्णतः तुष्ट भाई लिखना है। तुष्ट मतलब निष्पादन भी कर सकते हैं, वसूली भी कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए भाई तुष्ट का। दुष्ट ना लिख दीजिएगा। हाँ, हाँ, आप पुष्ट ना लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? हाँ, अलग अलग अर्थ रहेगा। तुष्ट का मतलब ये हुआ कि ए मान लीजिए के खिलाफ डिक्री पारित की गई और बी जीता था। ये हुआ था कि बी ए से कितना वसूलेगा? 5,000। अभी बी वसूल नहीं पाया, तब तक कौन मर गया? ए। यानी कि अभी डिक्री की तुष्टि नहीं हो पाई, यानी कि डिक्री की जो रकम थी अभी हारने वाले से वसूली नहीं हो पाई, तब तक हारने वाला क्या हो गया? मर गया। तब कौन सी धारा काम करेगी? 50। और मुकदमा के दौरान ही ए मर जाता है और मुकदमा में एक विधिक प्रतिनिधि आते हैं सी, तब धारा कौन लागू होगी? 52। बस हल्का सा अंतर है। लिखिए इसमें भाई आगे। फिर एक बार देखिए। जहां डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने के पूर्व मने पहले निर्णित ऋणी की मृत्यु हो जाती है,
यानी कि जजमेंट डेटर मर जाता है, तुष्ट किए जाने के पूर्व निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, वहां डिक्रीदार यानी कि जीतने वाला, वहां डिक्रीदार डिक्री पारित करने वाले न्यायालय, वहां डिक्रीदार डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से आवेदन कर सकेगा। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि उस डिक्री का निष्पादन कि उस डिक्री का निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कराया जाए। उस डिक्री का निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कराया जाए। इसी लाइन में लिखिएगा, ऐसा विधिक प्रतिनिधि ऐसा विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए, ऐसा विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए उस सीमा तक उत्तरदायी होगा उस सीमा तक उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक वह मृतक की संपदा प्राप्त किया है। जिस सीमा तक वह मृतक की संपदा प्राप्त किया है, तथा उचित रूप से व्ययित न किया हो, तथा उचित रूप से व्ययित न किया हो, यानी कि अगर उचित खर्चा, जैसे एक उदाहरण देखा जाता है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति था, ये मर गया, इसकी संपत्ति कौन पाया? भी। और एक की जो संपत्ति थी वो 5,000 रुपए की थी, 5,000 भी पाया। और इस उदाहरण में आप कह सकते हैं कि जो ये 5,000 रुपया पाया है, अब इसमें ये जब मर गया तो एक एक कफन दफन माने अंतिम संस्कार इत्यादि में 1,000 रुपया भी खर्चा कर चुका है। अब 1,000 निकाल लिया जाएगा और कितना बचेगा? और ये माना जाएगा कि बी कितना पाया है? 4,000, क्योंकि उचित जो व्यय हुआ है वह उसमें से क्या किया जाएगा? तो वही है, कफन दफन इत्यादि का खर्चा क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अगला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेक्शन 52, हेडिंग डालिए धारा 52। लिखिए विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध, हेडिंग डालिए विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन, हेडिंग डालिए विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध
डिक्री का निष्पादन। लिखे पैराग्राफ चेंज करके इसमें, ये सेक्शन 52 लिखवाया जा रहा है। लिखे जहां किसी मृत व्यक्ति के, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जहां किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में जहां किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है, वहां डिक्री मृतक की संपत्ति में धन संदाय किए जाने के लिए है। धन संदाय किए जाने के लिए है। वहां ऐसी किसी भी संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा वहां ऐसी किसी भी संपत्ति की कुर्की या विक्रय द्वारा वह डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। कुर्की या विक्रय द्वारा वह संपत्ति नहीं, वह डिक्री निष्पादित की जा सकेगी, लेकिन तो एक लाइन लगा के स्टार्ट किया जाए। लेकिन ऐसी संपत्ति में से उचित खर्चों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसी संपत्ति में से उचित खर्चों को निकाल दिया जाएगा। निकाल देना थोड़ा वीक शब्द हो गया, इसको कटौती। चलिए शब्द थोड़ा भी बहुत शब्द वीक है, निकाल दिया जाएगा। इसको कटौती भी कहा जा सकता है, कटौती की जाएगी। देखिए उदाहरण इसका 50 का जैसे उदाहरण बताया गया, एक उदाहरण आपका 52 का बताया जा रहा है। मान लीजिए ए और बी में मुकदमा चल रहा है और मुकदमा के दौरान ही बी मर जाता है, तो मुकदमे के बी की जगह इसके विधिक प्रतिनिधि मुकदमे के पक्षकार बनाए जाते हैं। तो मान लीजिए बी का पुत्र सी था और बी के मरने के बाद किसको संपत्ति प्राप्त होती? सी को। तो ऐसी दशा में सी आपका बी की जगह मुकदमे का पक्षकार बना और मुकदमा किस में चलने लगा? ए तथा सी में। ए जीत गया और सी क्या हुआ? हार गया। तो ए जो जीता है, अब सी का दायित्व हम बता रहे हैं। किस सीमा तक उत्तरदायी होगा? तो सी केवल उस सीमा तक उत्तरदायी होगा जिस सीमा तक वह बी की संपत्ति पाया है, लेकिन उसमें से जो उचित खर्चे हैं वह निकाला जाएगा। जैसे मुकदमा लड़ने में खर्चा जितना हुआ, वकील साहब की फीस दी गई,
फिर आपका मृतक के अंतिम संस्कार में खर्चा लगा इत्यादि में जो खर्चा लगा है वह खर्चा क्या किया जाएगा? सी द्वारा काटा जाएगा और जो उसके बाद बचेगा वही कौन पाएगा? ए। तो मान लीजिए 5,000 सी पाया था और वकील साहब और कफन दफन में कितना खर्चा हो गया? 1,000। बचा कितना? तो सी किस सीमा तक उत्तरदायी होगा? 4,000 तक। तो 50 और 52 में मुख्य अंतर ये है कि धारा 50 में जो डिक्री पारित की गई थी वह बी के खिलाफ की गई थी। बी अभी मरा नहीं था। बी कब मरा? जब निर्णय आ गया, डिक्री पारित कर दी गई और बी से अभी पूरी वसूली हो नहीं पाई थी। तो डिक्री किसके विरुद्ध 50 में पारित की गई थी? डायरेक्ट बी के। लेकिन 52 तब लागू होगी जब जब डिक्री किसके विरुद्ध पारित की गई हो? निर्णीत ऋणी के विरुद्ध नहीं, बल्कि निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि। क्योंकि अब सी क्या है इसका? ये याद रखे, आपका भाई प्री में भी बहुत पूछा जाता है। विधिक प्रतिनिधि दे तो 50 मारिए और विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन है